आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार और शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की आराधना का दिन, यानी माँ चंद्रघंटा, जो परम शक्तिदायक और कल्याणकारी हैं। संतुष्टि, आरोग्य और संपन्नता की देवी माँ चंद्रघंटा को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, कल यानी 23 सितंबर को था रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन, जो सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, बल्कि एक देशभक्त, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और निबंधकार भी थे। उनकी कविताओं में वीर रस था। उनकी देशभक्ति रचनाओं के लिए उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था। तो आइए आज सुनते हैं परिचर्चा। विषय है रामधारी सिंह दिनकर, सामाजिक चेतना के कवि। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं विजय तिवारी और मधु प्रसाद। तो आइए सुनते हैं। ज्योतिर्धर कवि ज्वलित सौर मंडल का, मेरा शिखर अरुणाभ किरीट अनल का। रथ में प्रकाश के अश्व जुते हैं मेरे, किरणों में उज्जवल गीत गुंथे हैं मेरे। मैं उदय प्रांत का सिंह प्रदीप्त विभा से, केसर मेरे बलते हैं कनक शिखा से। ज्योतिर्मयी अंत शिखा अरुण है मेरी, है भाव अरुण कल्पना अरुण है मेरी। नमस्कार, सुप्रभात। मैं मधु प्रसाद। नमस्कार मित्रों, मैं विजय तिवारी आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की काव्य और उनकी उपलब्धियां और उनकी ख्याति, जिससे सारा देश आज तक गूंज रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के अस्ताचल से प्रगतिवाद के उदय के मध्य सुस्थापित हिंदी भाषा और साहित्य के ओजस्वी कवि हैं। उन्होंने समसामयिक संदर्भों को अपनी रचनाओं में सटीक, समर्थ और अद्भुत रूप से पिरोया है। आपका जन्म 1965 संवत और सन 1908 में 23 सितंबर बिहार प्रांत के मुंगेर जनपद के अंतर्गत सिमरिया नामक गांव में एक साधारण किसान के घर हुआ था। जब आप 2 वर्ष के थे, तब आपके पिता का साया आपके सर से उठ गया था। आपकी विधवा माता ने अत्यंत कठिनाई से आपकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। पटना विश्वविद्यालय से आपने बीए की परीक्षा पास की। आर्थिक विषमताओं को परे ढकेलते हुए आपने हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। प्रणय भंग आपके विद्यार्थी जीवन की रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। आपने यकीनन रामधारी सिंह दिनकर के लिए जो भी परिचय दिया, जैसा कि अभी मधु जी ने बताया कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। ये नाम सुनते ही, रामधारी सिंह दिनकर, ये नाम सुनते ही शरीर में एक विशेष प्रकार की झंकृति उत्पन्न हो जाती है। एक विशेष प्रकार का जोश अपने आप में आ जाता है। नाम में ही जो शब्द संयोजन है, नाम सुनते ही एक ओजस्विता शरीर में प्रवेश सी कर जाती है। और जैसा कि उनका उपनाम है, तखल्लुस है दिनकर, जो कभी भी खत्म न होने वाला प्रकाश देने वाला सूर्य। अपने समय में भी दिनकर की ओजस्विता, उनकी रचनाओं में जो ऊर्जा थी, उनकी रचनाओं में जो गर्जना थी, वो तब भी थी, आज भी है और आने वाले कई समय तक ओजस्विता, आने वाले युगों तक, शताब्दियों तक वो रचनाएं लोगों को, जनमानस को झंकृत करती रहेंगी। आप छायावादोत्तर कवियों की पहली सीढ़ी के कवि थे।
एक और आपकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी। मैं यहाँ पर 2-3 पंक्तियां उनकी उद्धृत करूंगी जो कालातीत हैं, जिनको समय भी नहीं मिटा सका। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। सही, बहुत बढ़िया। एक और पंक्ति है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसे ओजस्वी कवि की कोमल भावनाएं देखिए। जिस तन को स्पर्श करती हो अरुणिमा, वह तन कभी वृद्ध नहीं होता। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने कही, और आपकी इस पंक्ति को सुनकर के मुझे एक विशेष घटना याद आ गई। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, और वे एक बार पाकिस्तान गईं, तो पाकिस्तान के पत्रकार ने उनसे साक्षात्कार करते हुए कुछ प्रश्न किए थे। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां उद्धृत की थीं, वो मुझे याद आ रही हैं। स्वागत। और जिस ओजस्विता के साथ में, जिस ऊर्जा के साथ में उन पंक्तियों का शब्द संयोजन है, उसी ओजस्विता, उसी ऊर्जा के साथ में सुषमा स्वराज जी ने वो प्रस्तुति वहां दी थी उन पंक्तियों से, और पाकिस्तानी उस पत्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया था। और वो पंक्तियां यूं हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। वाह। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। वाह, बहुत तो ऐसी पंक्तियों के कवि, ऐसी रचनाकार के विषय में बात करना, ये भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और ये कहा जाता है कि भूषण के बाद में वीर रस के ये कवि माने जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें बड़े सम्मान से दिया गया। वीर रस के श्रेष्ठ कवियों में इन्हें माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्हें विद्रोही कवि के रूप में, विप्लवकारी कवि के रूप में पहचाना गया, और स्वतंत्रता संग्राम के बाद में जनता ने स्वतः इन्हें राष्ट्र कवि के सम्मान से विभूषित किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे कवि, ऐसे रचनाकार की रचनाओं से हम आज भी आप्लावित होते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। दिनकर जी के काव्य में राष्ट्रीय प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जैसा कि अभी विजय जी ने बताया, कवि किसी प्रकार अपने देश को हीन नहीं देखना चाहता। इसी कारण वह उग्र स्वर में कहता है, क्रांति धामी कविते जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। कवि अपने उग्र स्वर में क्रांति करके आडंबर, पाप, पाखंडों को नष्ट करना चाहता है। वह अपने देश का अपमान किसी प्रकार से नहीं देखना चाहता। इसी कारण उसके स्वर में ओज है। नहीं जीते जी सकता देख, विश्व में झुका तुम्हारा भाल, वेदना मधुका भी गरपान, आज उगलूंगा गरल कराल। आपका हुंकार काव्य संग्रह मानो देश के सच्चे हृदय की पुकार ही है, जिससे देश की सुप्त नाड़ियों में शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। सन 1942 से पूर्व ही कवि को यह भान हो गया था कि क्रांति अब करीब है, देश में विस्फोट होने वाला है। उनका यह विश्वास उनकी उस समय की बहुत सी कविताओं में प्रकट होता दिखता है। देखिए, दिशा गूंजी निखरता व्योम में उल्लास आया, दिशा गूंजी निखरता व्योम में उल्लास आया, नए युग देव का नूतन कटक लो पास आया, पहनद्रोही कवच रण में युगों के मौन बोले, ध्वजा पर चढ़ा अनागत धर्म का हुंकार बोले। क्या बात। प्रारंभ से ही आपके काव्य में देश प्रेम की भावना प्रभावित होती रही है। कवि ने भारत के प्राचीन वैभव और क्रांतिकारी विचारों को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया आपने रचना सुनाई। उनकी जो पंक्तियां आपने सुनाई वो तो हैं ही, लेकिन शुरू में मधु जी आपने
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो पंक्ति आपने बताई तो वो रचना मुझे याद आ गई। तो सुनिए वो रचना रामधारी सिंह दिनकर की, और उस समय लिखी गई ये रचना स्वतंत्रता संग्राम के समय, उस समय से लेकर के आज तक अगर मैं ये कहूं कि आज भी ये रचना उतनी ही समीचीन है, आज भी ये रचना उतनी ही समसामयिक है, सटीक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बढ़िया रचना है अपने आप में। तो लीजिए उस रचना का आनंद लीजिए आप कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह, बहुत सुंदर। आप जानते हैं कि प्रगतिवाद के दिनकर जी प्रमुख समर्थक थे। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की आधारशिला मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित है। प्रगतिवादी कवि समाज की पीड़ा को, करुणा को, शोषण को, असमानता को, पक्षपात एवं दमन के अकांड तांडव को चित्रित करता है। वह जीवन के ऐसे पक्ष को अपनाता है जिसमें जन संस्कृति के उत्थान के तत्व निहित हो। दिनकर जी के काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा का सुंदर स्वरूप प्रस्फुटित हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में किसानों की दयनीय दशा, श्रमिकों की असहाय अवस्था और पूंजीपतियों के अत्याचारों का सजीव वर्णन किया है। एक ओर तो पूंजीपतियों के कुत्ते दूध पीते हैं, दूसरी ओर श्रमिकों के बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रोते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। दिनकर जी ने अपनी प्रगतिवादी कविता में यह भी दिखाया है कि बेचारे गरीब किसान रात दिन खून पसीना एक करके जो भी कुछ प्राप्त कर पाते हैं उससे मात्र शोषकों का भला होता है। देख कलेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोषित की धारें, और उठी जाती उन पर ही वैभव की ऊंची दीवारें। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं मधु जी, आपने बहुत बढ़िया पंक्तियां उद्धृत की हैं। ये वो पंक्तियां हैं जिनसे, और यही नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का जितना भी साहित्य है, जितना भी काव्य है, वो सारा का सारा ओजस्विता से, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि सूर्य का जो प्रकाश है उस ओजस्विता से भरा पड़ा है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। किसी एक दो काव्य को लेकर के या उनकी किसी एक दो काव्य रचना को लेकर के ये कहना कि ये उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, ये गलत होगा। उन्होंने वीर रस की तो न जाने कितनी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन विश्व का जो सबसे सनातन भाव है, विश्व का जो सबसे प्रथम भाव है, विश्व का जो सबसे मूल भाव है, वो है प्रेम का, सौहार्द का, स्नेह का। और उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत अच्छी वो रचना है, उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी में उन्होंने इसी मूल भाव को व्यक्त किया है। चाहे कवि वीर रस का हो या ओज का हो या हास्य व्यंग्य का हो, कोई भी हो, लेकिन प्रेम के भाव से अपने आप को कभी कोई बचा नहीं सकता है। ये मूल भाव है। बिल्कुल सही कहा आपने। रामधारी सिंह दिनकर भाव प्रवण कवि हैं। आपने भावुकता को साहित्यकार के लिए आवश्यक गुण माना है, जैसा कि अभी आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आपका विचार है कि भावुकता साहित्यकार का सबसे बड़ा गुण है, बल्कि कहना चाहिए कि उचित मात्रा में इस गुण के हुए बिना कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। बिना भावुकता के गुण के कविता एक नीरस और शुष्क अभिव्यक्ति रह जाती है। कविता कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर के दृश्यों का अवलंबन लेकर फूट पड़ता है। कविता की आत्मा रस में विद्यमान है। दिनकर जी के काव्य में मुख्य रूप से वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रचुरता परिलक्षित होती है, जैसा कि अभी विजय जी ने बताया। रसवंती काव्य संग्रह में श्रृंगार रस की छटा देखने को मिलती है, वहीं रेणुका काव्य संग्रह में शांत रस की शीतल धारा बहती है। वीर रस से तो लगभग सभी काव्य उनके अभिसिंचित हैं। आपका साहित्य वीर रस गुणों से परिभूषित साहित्य का यदि मैं पर्याय कहूँ विजय जी, तो कोई गलत नहीं होगा। पर्याय है उनका। राष्ट्रीयता के रंग में पूर्णतः रंगी हुई है उनकी एक एक कविता। आज की स्थिति में समाज की जो आवाज है
वह दिनकर जी की अनुभूतियों में देश प्रेम के रूप में सुलग रही है। कवि की लेखनी जिधर विकराल रूप लेकर जाती है, उधर क्रांति का आह्वान कर देती है। कवि को अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति अपार मोह है। वे अपने देशवासियों को अपने प्राचीन गौरव का दिग्दर्शन करवाकर सजग और चेतनापूर्ण बनने का आह्वान करते हैं। इसी कारण आपका काव्य जातीय गौरव, राष्ट्राभिमान, नवीन जागरण और देशोद्धार की भावना से आभूषित है। कवि ने आज की दयनीय स्थिति में अपने प्राचीन युग के एक एक कण से अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और नैतिकता का पृष्ठ किया है। कवि पूछता है, तुम्हारा युग कहाँ है? तू पूछ अवध से राम कहाँ? वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ? ओ मगध कहाँ मेरे अशोक? वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने बहुत शानदार पंक्ति उद्धृत की है मधु जी। और जैसा कि आपने बताया कि वीर रस के कवि हैं, ओज के कवि हैं, उनकी रचनाओं में ओजस्विता है, जो वीर रस से भरपूर है, वो तो रचनाएं हैं ही हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रेम का जो रंग है, प्रेम का जो मूल भाव है, उसी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई मानी जाती है। और वही मूल भाव है। उसी मूल भाव को ध्यान में रखते हुए भी कवि ने उर्वशी की रचना की थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। साथ ही साथ में दिनकर जी भले ही वीर रस के कवि हों, दिनकर जी भले ही ओजस्वी कवि हों, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ युद्ध करना ही कोई उपाय नहीं है। जी बिल्कुल सही। वो ये भी जानते थे कि सिर्फ हाथ पैर से लड़ना, तलवारों से लड़ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से भार दिया था शिक्षा पर, कलम पर, कि कलम और तलवार में अंतर क्या है। मधु जी, एक रचना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए उनकी, रामधारी सिंह दिनकर की। स्वागत है। देखें कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? वाह। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हाला हल्की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। इस तरह वो शिक्षा के प्रति भी उन्होंने भरपूर उसका भावनाओं को व्यक्त किया है। जैसा कि अभी विजय जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाई, और ये हम समझ रहे हैं कि दिनकर जी की अनुभूति और अभिव्यक्ति में सच्चाई है, आत्मिक चिंतन है, समाज और देश के प्रति समर्पण है। यही उनकी सर्वकालीन लोकप्रियता का कारण है और उनकी चिर स्थायी प्रभाव का स्रोत है। दिनकर जी का उदय उस समय हो रहा था जब छायावाद का सूर्यास्त हो रहा था और प्रगतिवादी धारा नई चेतना को मुखर कर रही थी। अतः हृदय और बुद्धि को अपनी ओर खींचने वाले दोनों आकर्षणों के परस्पर द्वंद्व के बीच दिनकर जी ने युग की मांग के अनुरूप अपना मार्ग चयन किया और उसका प्रदर्शन किया। यही कारण है कि जीवन की वर्तमान दैन्यता और कुरूपता के प्रति विद्रोह की भावना आपके काव्य में तीव्र हो उठी है। बिल्कुल। श्री मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता अतीत संस्कृति के अंचल में परिपोषित हुई। श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीयता प्रलय के स्वरों को निनादित करती रही। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीयता त्याग और बलिदान से अभिप्रेरित है, किंतु दिनकर जी की राष्ट्रीयता इन सब भावों का समावेश कर एक विशेष और विशिष्ट जीवन का कंपन लेकर उपस्थित हुई। यही कारण है कि राष्ट्रीय कवियों में आपका स्थान अद्वितीय है। आपकी लेखनी में ऐसी शक्ति है जो धूल को स्पर्श कर सोना बना देती है। बिल्कुल सही। धूल के ठोस ढेर पर हिमालय नामक कविता इतनी प्रभावशाली और मार्मिक हुई है कि वो साहित्य जगत का स्वर्ण बन गई है। कवि के हिमालय की ख्याति और उनकी मार्मिकता का सबसे पुष्ट उदाहरण है।
दिनकर साहित्य राष्ट्रीयता और धरती का काव्य है। राष्ट्रीय विचारधारा को संपुष्ट और निरंतर प्रदान करने का साहित्य है। बहुत बहुत बिल्कुल सही कहा आपने मधु जी। और वैसे तो दिनकर जी पर जितना कहा जाए कम है, अपनी मर्यादाएं हैं, समयाभाव है। और मैं तो विशेष रूप से आकाशवाणी अहमदाबाद का शुक्रगुजार हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हमें यहाँ पर वार्ता करने का अवसर दिया। इसके लिए हम यकीनन उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। उर्वशी तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम काव्य है उनका, साथ साथ में उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, हुंकार है, श्यामधेनी है, बापू है, रसमरथी है। इसलिए प्रत्येक रचनाएं अपने आप में श्रेष्ठ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अहमदाबाद का। नमस्कार। नमस्कार। रामधारी सिंह दिनकर सामाजिक चेतना के कवि, इसी विषय पर आपने सुनी ये परिचर्चा करने वाले थे विजय तिवारी और मधु प्रसाद। हिंदी जगत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ललिता वर्मा की स्वरचित कविताएं। आकाशवाणी केंद्र अहमदाबाद के सभी श्रोताओं को मैं ललिता वर्मा का सप्रेम सादर नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ अपनी मौलिक रचनाओं के साथ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। संतान को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बिना कोई शर्त प्रेम करते हैं। फिर वृद्धावस्था में अकेले क्यों पड़ जाते हैं? समाज में यह बदलाव तेजी से आ रहा है। मेरी कविताएं सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। प्रश्न बहुत गंभीर हैं और विचारणीय भी। पहली कविता है जिसका शीर्षक माँ। माँ, एक बेटी की नजर से। माँ से ही मायका है, खुशियां हैं, जायका है। माँ है तो इंतजार है, दुलार है, बिना कोई शर्त प्यार है। माँ से खट्टी मीठी तकरार है, मनुहार है, सुख दुख की साझीदार है। माँ गीता का सार है, आशाओं का सागर है, प्रेम की गागर है। मान है, सम्मान है, मायके का अभिमान है। जीवन के रेगिस्तान में ममता की ठंडी ठंडी छांव है। माँ है तो थामने को पल्लू है, छिपने को आंचल है। माँ की गोद में स्वर्ग है। माँ का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। माँ सभी समस्याओं का समाधान है, हर कष्ट का निदान है। माँ है तो परिवार का अर्थ है। माँ सबको एक सूत्र में बांध रखने में समर्थ है। माँ का अगर सिर पर हाथ है तो ईश्वर भी उनके साथ है। माँ के जाते ही पिता टूट जाता है और बेटी का मायका छूट जाता है। फिर बस जाती है दिल के एक कोने में सदा के लिए। बात बात पर याद आती है माँ का ना होना, जैसे बिना छत के घर, बिना मार्गदर्शन के सफर। जब माँ का इतना बड़ा स्थान है हमारे जीवन में, तो वृद्धावस्था में वही माँ अकेली क्यों हो जाती है? समाज में इस बदलाव को एक प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। धन्यवाद।
ललिता वर्मा की इन कविताओं के साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे अनुमति दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नवरात्रि की एक बार आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।